Good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter number 2, theories of conduct. So let's start. Sorry. So rules and principles of human conduct. So while deciding in what way we should act in a given situation involving moral choice, we usually follow certain rules of conduct which are approved by the culture we live in. So बेसिकली व्हाट हमें कौन सा जो एक्ट क्या हमें कैसे एक्ट करना चाहिए क्या हमें करना चाहिए सोसाइटी में रह के वो हमारा कौन डिसाइड करता है अप्रूवल बाय अदर पीपल सो उसमें से ही कुछ रूल्स जो है जो लोग अप्रूव करते हैं वो ये सब लिखे हुए हैं एक बार आप इनको रीड कर लें ठीक है और इससे हमें पता चलता है रिफ्लेक्शन विल शो दैट नन ऑफ द अबव मेंशन्ड रूल इज अ कंप्लीट गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट सो इनमें से हम जब आप इन रूल्स को पढ़ेंगे तो इस आपको पता चलेगा कि इन रूल्स में से मतलब इस रूल्स में से कोई भी ऐसा ये मतलब ये जो रूल्स लिखे हैं ये ऐसे कंप्लीट गाइड की तरह काम नहीं कर रहे दैट मीन्स ये हर समय मतलब आप इन्हें यूज नहीं कर सकते देज आर नॉट यूनिवर्सल ओके आप हर समय हर जगह हर किसी के साथ ये रूल्स यूज नहीं कर सकते जैसे नेवर टेल अ लाई झूठ पर बोलना पड़ जाता है कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग सो ये एक कंप्लीट गाइड प्रोवाइड नहीं कर रहा है we need to understand general principles of conduct which prescribe what one should do in all circumstances so हमें जनरल प्रिंसिपल्स चाहिए जो हम हर जगह इस्तेमाल कर सके सो दैट्स व्हाई ये जो चैप्टर है ये बना ठीक है यही जानने के लिए कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं हर एक सिचुएशन में So, a similar theories of conduct में universalizability को के बारे में हम पढ़ते हैं. A similar precept of ethics is contained in the golden rule of Christianity: "Do unto others as you would have done unto you." So तुम जैसा दूसरों के साथ तुम्हारे साथ जैसा तुम अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही तुम्हें दूसरों के साथ करना चाहिए ठीक है सिंपल इसका मतलब यही है इट इम्प्लाइज दैट इफ यू वांट टू बी फेयरली वो ही है ठीक है तो ये यूनिवर्सलिटी कहता है और रूल ऑफ इम्पार्शियलिटी रेसिप्रोसिटी मींस अदर वर्ड्स में हम ये भी समझ सकते हैं रूल ऑफ इम्पार्शियलिटी रेसिप्रोसिटी दैट does not tell what is right or just that a certain act is good for you to provide the above are sufficient ठीक है तो हम इसे रूल ऑफ इम्पार्शियलिटी और रेसिप्रोसिटी भी कह सकते हैं इस वाले को ये जो हमने अभी पढ़ा the categorical imperative so Immanuel Kant a German philosopher while working on moral principles set forth certain moral principles which can one unconditionally follow so कांत जो थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने कुछ मोरल प्रिंसिपल्स ऐसे बताए जो आप अनकंडीशनली फॉलो मतलब बिना किसी कंडीशन के फॉलो कर सकते हैं और उसको क्या बोला है द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव सो प्रिंसिपल्स दैट वन ऑट टू ऑलवेज फॉलो सो जो प्रिंसिपल्स है जो हमेशा एक जो इंसान है हमेशा फॉलो करे वो हमारा दिस these principles are called the categorical imperatives जिसका मतलब है प्रिंसिपल्स जिसे हम हमेशा फॉलो कर सके
So act that you could wish the maximum of your action to become a universal law of human conduct. So पहला ये है कि ऐसे एक्ट करना चाहिए कि जैसे हमारा जो हमने जो एक्ट किया वो एक यूनिवर्सल लॉ बन चुका है। ठीक है, हर कोई मतलब उसको बिना अनकंडीशनली फॉलो कर सकता है। ऐसे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये पहला कहा गया है। सो द कैटेगोरिकल just a second. Categorical imperative does not tell us which rule we should follow. So यहाँ पे आप एक और पढ़ सकते हैं ब्रेक एन एग्रीमेंट और अ प्रॉमिस इफ नो मतलब ऐसे कुछ मैक्सिम्स मतलब ऐसे कुछ रूल्स थे वो दिए गए इस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में जिसमें कांची ने कहा कि इसे आप फॉलो कर सकते हैं अनकंडीशनली बट फिर पता चला कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव डज नॉट टेल अस विच रूल वी शुड फॉलो मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि हम कौन सा रूल हमें फॉलो करना चाहिए we can hold that the principle of impartiality is undoubtedly a necessary condition but it is not a sufficient condition so इन सबको ये जो हमने रूल ऑफ इम्पार्शियलिटी देखा कैटेगरिकल इम्पेरेटिव देखा ये हमें एक सेट रूल्स नहीं बता रहा था और जैसे कैटेगरिकल इम्पेरेटिव हमें ये नहीं बता रहा था कि कौन सा रूल हमें फॉलो करना चाहिए ठीक है और ये इम्पार्शियलिटी जो है वो हाँ मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो है डिसाइड करने में कि हमें क्या कैसे एक्ट करना चाहिए बट वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि ओनली वो ही हम देखकर किसी एक्ट को करें या ना करें ठीक है रैशनैलिटी एंड मोरालिटी सो हेजल जो थे उन्होंने हेजल भी फिलोसोफर एक फेमस पीपल का नेम है और उन्होंने ये रैशनैलिटी और इमोरलिटी से रिलेटेड ये फोर रूल्स बताए जो हमने पहले भी कवर कर चुके हैं लॉजिकल कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी मतलब कि लॉजिकल कोहेरेंस और कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे अब मैं परेशानी में हूँ कोई अगर मेरी हेल्प कर रहा है तो अगर कोई और परेशानी में होगा तो मुझे उसकी भी हेल्प करनी होगी सो दिस इज लाइक कंसिस्टेंसी लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड लॉजिकल कोहेरेंस ठीक है कि मैं उसने अगर मेरी हेल्प की किसी पर्सन ने तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी है when he or she is in difficulty जनरेशन ऑफ यूनिवर्सल्स मतलब कि कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कुछ और माना और कुछ दूसरे दिन कुछ और माना ठीक है मतलब मैं हर दिन अपने प्रिंसिपल्स बदल रही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे एक ही मतलब मैं बोल रही हूँ कि मानना बुरी बात है तो ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रही हूँ मानना बुरी बात है और कल मैं चेंज करके मानना अच्छी बात है ऐसे बोल दूं और मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली रूल्स चेंज कर लूं ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स होने चाहिए जो मेरे को अनकंडीशनली फॉलो करने हैं एम्पेरिकल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ जनरलाइजेशन मतलब कि मैं जो भी एक्ट कर रही हूँ उसके पीछे एक अच्छा लॉजिकल और रैशनल रीजन होना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करूँ कुछ भी मानूं पब्लिक इंटेलिजिबिलिटी मतलब कि मैं जो एक्ट कर रही हूँ वो लोग थोड़े से उसे अप्रूव भी करने चाहिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी इडियोसिंक्रेटिक रीजन से कुछ भी फॉलो करूँ ठीक है तो वो पूरा ऐसा नहीं कि सब लोग माने बट कुछ लोग जनरल लोग मानने चाहिए तो ये हेजल के कुछ रूल्स हैं फॉर द रैशनल हाउ टू डेवलप द रैशनैलिटी एंड मोरालिटी अब हम एथिकल इगोइज्म देखेंगे व्हाट इज दिस यस so to answer the question what rules should guide our conduct the ethical egoist consider लॉन्ग टर्म एडवांटेज तो इनके अकॉर्डिंग एथिकल इगोइज्म के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं कि जो एक्ट हमें लॉन्ग टर्म एडवांटेज दे
जो एक्ट हमें लॉन्ग टर्म एडवांटेज दे, वो हमें वो एक्ट करने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर एपिक्यूरियनिज्म एंड रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सो एपि इनमें फिर एपिक्यूरिज्म में क्या होता है? ये इसमें ही आता है, ये एथिकल ईगोइज्म में ही आता है, ये एपिक्यूरिज्म, क्यूरियनिज्म एंड रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट किस में आता है? एथिकल ईगोइज्म। इसमें क्या बोला गया? ग्रीक एपिक्यूरियंस मानते हैं कि जो एक्ट हमें करनी चाहिए जो हमें मोस्ट प्लेजर दे लाइफ में, ठीक है। और जो चरवाक है, जो इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर से, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी से आए हैं, वो क्या बिलीव करते हैं? द समन बोनम, सॉरी, सो द समन बोनम मतलब तो अल्टीमेट गुड है, वो तभी हो सकता है जब हमें वो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन एंड हैप्पीनेस और प्लेजर पहुंचे। सो द अल्टीमेट गुड इनके अकॉर्डिंग में क्या था? जो हमें हैप्पीनेस एंड प्लेजर अभी के अभी पहुंचाए, क्योंकि पास्ट तो चला गया, फ्यूचर अभी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो जो प्रेजेंट हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हैप्पीनेस, प्लेजर पहुंचाए, वो ही अच्छा लगता है। Every moment is a present moment and must be enjoyed to its full. So ये present में believe करते हैं, present में जो हमें happiness, pleasure पहुंचाए वो ही act अच्छा है, ठीक है। ये चारवाक्स कहते हैं। But unlike the Charvaks, Epicureans और क्या कहते हैं? According to one should not indulge in excessive food, drink or in personal relations. So ये Epicureans कहते हैं कि एक जो पर्सन है उसको एक्सेसिव फूड में या ड्रिंकिंग में या पर्सनल रिलेशंस में नहीं घुसना चाहिए, उसे डिटैच मैनर में रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ और हैप्पी बन जाती है अगर हम ज्यादा ओवरली इंडल्ज नहीं होते इन चीजों में। काम, विड्रॉल एंड डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, सो इसमें एन रैंड क्या कहते हैं? शी एन रैंड क्या कहती है? शी सैड, सो रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट की ये बात करती हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, एन रैंड रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है। So, in order to understand Rand's doctrine of self-interest, one must consider the theory of human rights that is basic to our ethics. So, मतलब कि अगर हम रैंड्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट को हमें समझना है, उनके क्या मतलब रूल्स है फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, वन मस्ट कंसिडर थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज रिलेटेड टू हर एथिक्स। सो उनकी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनने कुछ बोला है, जैसे उनने कुछ ह्यूमन राइट्स बताए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। राइट टू लिबर्टी और ये सब, यहाँ पे उनने राइट्स की बात करी है। और इस पैराग्राफ में उनने कुछ मोरल एब्लिगेशंस जो हैं वो भी करें, कि ऐसे नहीं कि राइट टू क्राइम और राइट टू ड्रिंक, वो नहीं, मोरल ऑब्लिगेशंस की भी इनने बात करी है। And it consists of respecting rights of other and demanding that own rights be respected। तो ये बोलती है कि खुद के भी, दूसरों के भी राइट्स का ध्यान रखना है और खुद के भी, ठीक है। और ऑब्लिगेशंस भी है, उनकी भी बात करी है। तो जनरल गुड थ्योरी, सो द जनरल गुड थ्योरी में यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहते हैं?
that greatest, the answer is very simple, act as to bring about the greatest good possible. तो मतलब कि जिससे बहुत मेजोरिटी में लोगों का फायदा हो, बेनिफिट हो, हमें वो वैसे एक्ट करना चाहिए, मैक्सिमम टोटल गुड। ठीक है, फिर आप ये कुछ लिख सकते हैं, ये कुछ एथिक्स। So the utilitarian ethics can be stated very simply. The proposition that a certain act is right follows as a conclusion from the following two premises. Okay, तो ये आप पढ़ ले, ये यूटिलिटेरियन एथिक्स हैं, इन्हें भी आप लिख सकते हैं कि जो जनरल गुड थ्योरी में यूटिलिटरिज्म का क्या पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये स्टोरीज आप पढ़ लें क्योंकि आगे के जो है ना टॉपिक्स वो इनसे ही रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा दूंगी, पर आप ये पढ़े मतलब ये 4 एग्जाम्पल्स, और फिर आप आगे बढ़े। ठीक है, रूल यूटिलिटरिज्म, ट्रेडिशनल वर्जन ऑफ यूटिलिटरिज्म क्या कहता, क्या क्या था, एक्ट यूटिलिटरिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच वन शुड परफॉर्म ओनली दैट व्हिच हैज द बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये था एक्ट यूटिलिटरिज्म, और ये ट्रेडिशनल यूटिलिटरिज्म था जिसे हम, यस, अब जो मॉडर्न आया है वो हमारा रूल यूटिलिटरिज्म आया है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप गुड रूल्स फॉलो करेंगे तो गुड आउटकम्स ही आएंगे। सो यूटिलिटरिज्म पहले ट्रेडिशनल था, जो एक्ट था, एक्ट यूटिलिटरिज्म की एक्ट ऐसे करना चाहिए जो बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब रूल यूटिलिटरिज्म आया है जिसमें बोला है कि गुड रूल्स फॉलो करो तो फिर गुड आउटकम्स ही आएंगे। ठीक है, the best the best rule is that rule whose adoption results in best consequences. This is मतलब ये रूल रूल के लिए हमने फिर ये बोला कि बेस्ट रूल वो होगा जिसके बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, गुड रूल्स फॉलो करोगे तो गुड आउटकम्स ही आएंगे। So theories of conduct not based on the consequences. So आप कुछ theories of conduct की बात कर लेते हैं जो consequences पे नहीं डिपेंड होता। According to utilitarianism, ut- utilitarianism, act utilitarianism or rule utilitarianism, what we should do and what we should not depends on the consequences. We should do and what we should not depends on. So हमने देखा जैसे कि यूटिलिटरिज्म में इनका ट्रेडिशनल था एक्ट, अब रूल वाला आया, दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी गई है, बट अब हम देखेंगे जिन थ्योरीज में कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं गई है। We should therefore consider not only the consequences but also the condition under which the act was performed, which lie in the past. So जो consequences है वो तो फ्यूचर में आएंगे, लेकिन हमें जो पास्ट के अकॉर्डिंग जिस कंडीशंस, जिस इंटेंशंस के साथ जो एक्ट हो रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए जो पास्ट में लाया करते हैं। ठीक है, conditions under which the act was performed which lie in the past. So ये है, following this line of thought we can consider various type of moral obligations that the utilitarian does not sufficiently recognize. So ये सब जो points हैं ये उन्होंने, ये कुछ moral obligations हैं
जो यूटिलिटेरियन ने फॉलो मतलब नहीं मेंशन किए, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लें। द यूटिलिटेरिज्म थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सो इसमें is entirely future looking. One should punish in order to, not because of. According to utilitarianism, punishment is justified because it may improve the. So ये यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में इन्हें बताया है कि पनिशमेंट जो है वो क्यों मिलनी चाहिए। तो उन्हें ये 3 पॉइंट्स रखे हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। यूटिलिटेरियस, ये जो क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म ने बताया है कि पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए। और देखो ये वही एग्जांपल्स की बात हुई है, तो एग्जांपल्स पढ़ना जिससे कि आगे आप चैप्टर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आपको मैं सब कवर नहीं करूंगी, मैं आपको आप यहाँ पे एक ओवरव्यू टाइप दे रही हूँ बेसिकली। ठीक है, कि क्या चैप्टर में ओवरव्यू है, आपको खुद से ही पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, बट यहाँ पे ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि चैप्टर में क्या था। थ्योरीज ऑफ कंडक्ट में आई होप यूटिलिटिज्म हमने देखा, और एन रैंड्स की हमने रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट देखा, कांट जो जर्मन फिलोसोफर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा। तो ये आपको जैसे चीजें पता चल रही तो उससे आप आंसर बना पाएंगे। ठीक है, बट एक बार अगर आप रीड भी कर लेंगे रफली, तो आप और अच्छे से, आपको और पॉइंट्स मिलेंगे और आप और अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक खुद से पढ़ते हैं वो अलग ही होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर कितना भी आपको एफर्ट्स पुट कर ले, पर वो आप एक बार जो खुद से रीड करते हैं उससे आप और ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेट्रिब्यूशन व्यू। ये क्या बोलते हैं, मैन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस ही हैज नॉट कमिटेड। तो ये तो बिल्कुल जायज बात है। रेट्रिब्यूशन व्यू क्या है कि मैन, एक इंसान जो है अगर उसने कुछ मतलब वो क्राइम किया ही नहीं तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। चाहे उसने पास्ट में कितने भी क्राइम किए हो, इट डजंट मैटर। उसने इस बार क्राइम नहीं किया है तो उसे इस बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, द थ्योरिस्ट ऑफ रियल यूटिलिज्म वो भी इस पे बिलीव करते हैं, बट दोनों के थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ठीक है, रिलेटेड टू द punishment. Both these parties, retribution and rule, utilitarian, whatever rule, would agree on the issue, though for different reasons. दोनों बोलते हैं कि अगर उसने किसी जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं, किसी पर्सन ने अगर मतलब किसी पर्सन ने अगर क्राइम नहीं किया है वो, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में। इजी सा चैप्टर था। I would recommend to read it once to make things more clearer. That's it for this video. Thanks for watching.